आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी क्लास 12th का सिंटैक्स से। ठीक है, एग्जाम में अभी तक के जितने भी आए हुए क्वेश्चन है वो मैं सारा आज आपको कराने वाला हूं कि अभी तक के जितना भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपका, ठीक है, वो सिंटैक्स टॉपिक से वो सारा मैं आपको कराऊंगा। और अब मैं आपको ये भी अप्रोच बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप सिंटैक्स के क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, यदि आप जितना मैं सॉल्व करवा रहा हूँ यदि आप इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम में, ठीक है, क्लास 12th का जो सिंटैक्स टॉपिक है इससे जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या करना रहता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला जो है, ठीक है, आपको क्या करना रहता है कि वहां पे ऐसे बिल्कुल आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, और इसको ना करेक्ट करके आपको सही लिखना रहता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि एरर आएगा, उस एक सेंटेंस देगा और सेंटेंस में क्या होगा, आपका कोई ना कोई गलती होगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि 5 शिप्स आर ग्रेजिंग। ठीक है, यानी 5 जो भेड़े हैं वो चर रही हैं। ठीक है, ग्रेजिंग। तो अब इसमें ना किसी पार्ट में एरर है और इसको करेक्ट करके आपको क्या होता है, लिखना होता है पूरा का पूरा सेंटेंस। ठीक है, तो आप पहला सेंटेंस देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ 5। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक वर्ड दिया है शिप्स। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे आप देखो आपके पास आप देखेंगे ना तो कई बार आपको देखो एक स्वाइन मिल जाता है देखने को। ठीक है, आप देखेंगे तो इसी में आपको क्या मिलता है, डियर होता है। ठीक है, आप देखेंगे तो आपको देखो यहाँ पे एक शिप होता है। ठीक है, और भी सारे वर्ड हैं, जैसे आप देखो अब बात करोगे एयरक्राफ्ट की, ठीक है, ईटीसी। तो ये आपको मैं बताता हूं कि इतना आप पढ़ लो, केवल इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे स्वाइन है, डियर है, शिप है, एयरक्राफ्ट है। हाँ, एक चीज और है, ठीक है, आप चाहो तो इसको भी नोट कर सकते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, वो है आपका फिश। ठीक, ये समझो आप। तो कभी भी आपको ना फिश आ गया, स्वाइन, डियर और ये आपका शिप हो गया एयरक्राफ्ट, याद रखना ये सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, इसमें हम कभी भी यस नहीं लगाएंगे। कहने का मतलब ये है कि यदि आपको सिंगुलर लिखना है तो भी आप क्या लिखेंगे, शिप लिखेंगे। ठीक है, और इसी का यदि आपको प्लूरल लिखना है तो भी आप क्या लिखेंगे, शिप लिखेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि इसका सिंगुलर भी सेम होता है, प्लूरल भी। किसका किसका, तो फिश का, स्वाइन का, डियर का, शिप का और एयरक्राफ्ट का, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कह रहा 5 शिप्स। यहाँ पे देखो लास्ट में क्या लगा दिया, एस लगा दिया, यानी एस को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। आपको लिखना क्या पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा ऐसे कि 5, ठीक है, शिप। अब क्या लिखोगे आप, आर ग्रेजिंग। ठीक है, आर ग्रेजिंग। अब ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब जरा नीचे देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि हिज स्पेक्टेकल्स इज न्यू। ठीक है, मैं कुछ वर्ड लिखता हूं आपके सामने, जैसे आप समझिएगा ध्यान से। देखो जितने भी ना 2 पेयर में यूज होने वाली चीज है, जितने भी मतलब 2 पेयर में यूज होता है, जैसे आप समझो, आप कहोगे सर शूज, तो आप शूज भी क्या करते हो, तो आप कहेंगे सर ये भी हम पेयर में यूज करते हैं। ठीक है, तो आप इसी में कहोगे सर स्पेक्टिकल्स। ठीक है, अब स्पेक्टिकल्स का मतलब जो आपका चश्मा होता है, जिसे आप एक चीज और बोल सकते हो, जैसे हम बोलते हैं ना ग्लासेस। ठीक है, आप जरा इसको समझते जाइएगा। ठीक है, ग्लासेस है। ठीक है, हाँ, और देखिएगा जरा, आप एक और यूज करते हो सीजर्स। ठीक है, सीजर्स का मतलब क्या होता है, कैची। ये भी आपका किस में यूज होता है, आप कहेंगे सर ये पेयर में यूज होता है। आप इसी में यूज करते हो क्या, पैंट्स। ठीक है, आप इसी में यूज कर सकते हो क्या, आप बोलते हो पैजामाज। ठीक है, आप और क्या बोलते हो, आप चाहो तो इसको बोल दो टंग्स। देखो टंग्स का मतलब होता है ना चिमटी, कोई भी आपका जो चिमटा होता है ना, चिमटी या फिर चिमटी, चिमटी या फिर चिमटा, उसको आप क्या बोलते हो, उसको हम बोलते हैं टंग्स। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो 2 पेयर में यूज होगा। ठीक है, तो कोई भी आपका जो 2 पेयर में यूज होगा, जैसे आप बोलते होगे सॉक्स, सॉक्स का मतलब हो गया आपका मोजा। और भी बहुत सारे वर्ड है जो 2 पेयर में, जैसे आप बोलते हो ग्लव्स। ठीक है, तो जो भी आप 2 पेयर में यूज करते हो जितनी भी चीजें, ठीक है, वो याद रखना, वो हमेशा और हमेशा आपका क्या होता है, तो हमेशा वो होता है प्लूरल। तो समझो आप, शूज हमेशा प्लूरल,
स्पेक्टिकल्स हमेशा ये प्लूरल नाउन है, ग्लासेस हमेशा प्लूरल, सीजर्स प्लूरल, पैंट्स पैजामास, टंग, सॉक्स, यानी जितने भी पेयर्स में होंगे याद रखना सबके सब प्लूरल है। तो एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पे स्पेक्टिकल्स है तो स्पेक्टिकल्स तुम कहोगे सर ये तो प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ हम इज नहीं यूज करते, हम क्या यूज करते हैं, आर यूज करते हैं, यानी हो जाएगा कि हिज स्पेक्टिकल्स आर न्यू। अब ये आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। हाँ एक चीज और देखिएगा, ये एग्जाम के आपके पार्ट बनते हैं, आप ये भी याद कर सकते हैं, शूज, एक्सपेक्टिकल्स, ये सारे वर्ड आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि हो सकता है आपके एग्जाम में इस बार स्पेक्टिकल्स के जगह पे शूज दे दे, पैंट्स दे दे, पैजामा, तो ठीक है आप इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। जरा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है ही सब्जेक्ट है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट है, कुड आ गया तो कुड आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे नॉट आया और ये क्या है, सिक्योर, ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है। तो सिक्योर अब यहाँ पे आपका मेन वर्ब है, तो देखो कुड जो है, कुड अब तुम कहोगे सर कुड क्या है, तो कुड आपका मॉडल है, और मॉडल के साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म, यहाँ तक सही है। देखो अब लेकिन यहाँ पे दिया पासिंग मार्क्स, ठीक है। देखो भाई मैं समझाता हूं आपको, देखो ये पासिंग मार्क्स नहीं होता, इसका जो पूरा का आपका फ्रेज होता है ना वो होता है आपका पास मार्क्स, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे पासिंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, पास मार्क्स। हाँ एक तरीके से और आपको एरर दे सकता है, जैसे मान लो कि कई बार ना ऐसे भी देता है, मान लो यहाँ पे लिखा है पास और यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया ऐसे यस नहीं लगा, ये केवल क्या लिख देगा, मार्क, ठीक है। तो याद रखो पास मार्क्स नहीं होता है, मार्क नहीं होता है, हमेशा ये जब भी बनेगा आपका तो ये क्या बनेगा, पास मार्क्स बनेगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया, यानी यहाँ पे होगा ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स नहीं होगा, क्या होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हो जाएगा पास मार्क्स, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखोगे एक क्या कह रहा है कि इफ ही विल कम, ठीक है, समझ में आ गया। तो आई शैल टीच हिम, ठीक है, कि यदि वो क्या करेगा जी, आएगा तो मैं क्या करूंगा, उसको पढ़ाऊंगा। मैं आपको कुछ बताता हूँ, आपने यदि कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा हो, ठीक है, और नहीं भी पढ़े तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है इजी वे में, ठीक है। आप समझो जरा, देखो कहने का मतलब ये है, देखो आप अच्छे से समझना, देखो इसका कंस्ट्रक्शन क्या बनता है, जैसे कभी भी इफ है, ठीक है, और प्लस इसके बाद से मान लो आपका पता है कौन सा टेंस दिया हुआ है, समझना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। तो क्या करोगे आप, जो सेकेंड वाला क्लॉज होगा, ठीक है, तो उसमें आप क्या लगाओगे, आप सब्जेक्ट लगाओगे, और उसके बाद से या तो आप विल लगा लोगे या तो आप क्या लगाओगे, सेल लगाओगे, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इतना जरूर याद रखना, ठीक है। अब देखो जरा, जो आपका दूसरा कंस्ट्रक्शन बनता है वो क्या है, समझो। आप कभी भी यहाँ पे इफ के बाद से पता है कौन सा टेंस आया जी, पास्ट का, ठीक है, और भी पास्ट कौन सा, मान लो सिंपल वाला, यानी पास्ट इंडेफिनिट जिसे बोलते हैं। तो दूसरा जो सेंटेंस में वो आपका क्या होगा, देखो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद से या तो तुम वुड लगाओगे और या तो तुम क्या लगाओगे, शुड लगाओगे, ठीक है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या तो आपका देखो कंडीशनल सेंटेंस में एक और होता है कि इफ, ठीक है, और यहाँ पे प्लस पता है क्या होता है, आपका कौन सा टेंस आता है, तो आपका आ जाएगा पास्ट परफेक्ट, ठीक है, समझो। अब यहाँ पे क्या करोगे, तो जैसे ये पास्ट परफेक्ट आएगा, ठीक, तो इसके बाद से क्या करना पड़ेगा आपको, सेकेंड वाला जो क्लास होगा इसमें सब्जेक्ट लगाओगे, और इसके साथ आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वुड हैव, और या तो आप क्या यूज करेंगे, तो आप यूज करेंगे शुड हैव, ठीक है। क्लियर है इतना। देखो ये पूरा का पूरा कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है, यानी कहने का मतलब यह है कि इफ के बाद वाले क्लॉज में यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सब्जेक्ट के बाद से क्या लगाओगे, विल या फिर क्या लगाओगे, सेल लगाओगे, ठीक है। यदि इफ वाले क्लॉज के बाद में यदि कोई पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है तो सब्जेक्ट के बाद से वुड या फिर क्या लगाओगे, शुड लगाओगे, ठीक है। यदि इफ के बाद से पास्ट परफेक्ट है तो सब्जेक्ट के साथ आप क्या वुड हैव या फिर क्या लगाओगे, शुड हैव, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। तो एक बात बताओ मुझे, जब इतनी बातें यदि आपको क्लियर हो गया तो यहाँ पे देखो, समझो इफ लगा हुआ है और ये क्या है जी, सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें आप देखोगे क्या लगा हुआ है, विल लगा हुआ है, ठीक है।
भाई कोई नहीं, लगने दो। और ये क्या लगा हुआ, मेन वर्ब। लेकिन इसमें देखोगे आई यहाँ पे सेल लगा है, मतलब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट मतलब तो विल, या तो विल लगा सकते हैं या तो सेल, लेकिन आई है तो आई के साथ क्या लगा है, सेल लगा है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये वाला सेंटेंस आपका फ्यूचर में दिया है, विल और सेल लगा है, तो ये वाला किसमें होना चाहिए, तो तुम कहोगे ये वाला होना चाहिए किसमें, तो ये वाला होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यानी होगा क्या, इफ ही विल कम नहीं, अब क्या होगा, इफ ही कम्स। अब सही हो गया। यानी आपको लिखना क्या पड़ेगा, आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, 1 मिनट रुक जाओ जरा। ठीक है, इसको यदि आप सही बनाओगे सपोज, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पे करना ये पड़ेगा भाई साहब, आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, ये देखो विल तो हट जाएगा, इफ हो जाएगा, फिर ही होगा। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओगे तो क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा, बाकी सब क्या है, सेम है, उतार लो। यानी हो जाएगा इफ ही कम्स, ठीक है, तो आई शैल टीच, देख लो आप। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। ये याद रखना, कंडीशनल सेंटेंस ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कह रहे कि आई एम टायर्ड। ठीक है, देखो यहाँ पे आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस। ठीक है, देखो एक मैं बात बताता हूँ आपको, आप समझो जरा। कभी भी देखो, कभी भी आप यहाँ पे जब भी आप प्रीपोजिशन लगाओगे ना, ठीक है, और कभी भी प्रीपोजिशन के बाद से यदि मेन वर्ब आ गया ना, तो उसका पता है कौन सा फॉर्म यूज करना पड़ेगा आपको, आईएनजी। एकदम ये ना कहीं कोने में गठिया लो अपने माइंड में। कहने का मतलब ये है कि जब भी प्रीपोजिशन आएगा ना, तो आपको मेन वर्ब के बाद, देखो प्रीपोजिशन कहीं दिया है, उसके बाद से कोई भी मेन वर्ब आएगा, ठीक है, तो कौन सा यूज करना पड़ेगा आपको, आईएनजी फॉर्म यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब समझो, कहोगे सर आई दिया है, एम दिया है, टायर्ड, ठीक है, और फिर से सर इन दिया है, यहाँ पे इन कहोगे सर प्रीपोजिशन है, डूइंग है, तो कहोगे सर डूइंग तो है मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इस हिसाब से सही है। लेकिन समझो, टायर्ड के बाद से याद रखना कभी भी इन नहीं आता। टायर्ड के साथ हम जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो यूज क्या करते हैं, ऑफ यूज करते हैं। यानी क्या होगा ये, तो ये भाई होगा कि आई एम, ठीक है, टायर्ड, अब क्या हो जाएगा, ऑफ। अब यहाँ पे क्या हो गया, डूइंग, ठीक है, अब क्या करोगे, दिस, बस खत्म, आंसर बन गया। ठीक है, तो टायर्ड जब भी आप टायर लिखोगे, टायर्ड का मतलब थका हुआ, ठीक है, तो याद रखो टायर्ड के साथ हमेशा क्या लगाओगे, ऑफ लगाओगे। आई होप क्लियर हो गया। ठीक है, अब समझो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कह रहा है कि डेथ इज प्रीफरेबल देन डिसन। देखो प्रीफरेबल का मतलब चॉइस करना, मतलब किसी दो में से या फिर दो से अधिक चीजों में से जब किसी एक चीज को आप चुनते हो, तो वहां पे क्या यूज करते हो, प्रीफरेबल। ठीक है, तो कहना ये चाहता है ये कि डेथ इज प्रीफरेबल देन डिसऑनर। ठीक है, यानी ये कहने का मतलब है कि डिसऑनर का मतलब क्या होता है, इंसल्ट, ठीक है, वो सारी चीजें। तो आप देखेंगे तो कह रहा है कि डिसऑनर से, ठीक है ना, डिसऑनर से अच्छा पता है क्या जी, मौत है। इंसल्ट से अच्छा तो मौत है भाई, हम किसी का गुलामी नहीं करेंगे। ठीक है, मौत आ जाए, ठीक है, लेकिन हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं भाई। ठीक है, वही चीज है। अब यहाँ पे देखो, समझो, अच्छे से समझना आप। तो यहाँ पे एक वर्ड आप देखो, प्रीफरेबल। अब मैं आपको कुछ वर्ड बताता हूँ, देखो समझो। जैसे आप देखोगे तो एक वर्ड इसी से मिलता जुलता प्रीफर होता है, ठीक है, या फिर यही आप देख लो, इसका क्या हो गया, प्रीफरेबल हो गया। ठीक है, और यही चीज आप देखोगे जूनियर हो गया। ठीक है, या फिर आपका आ जाएगा क्या जी, सीनियर। एक वर्ड और बहुत आपका फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, वो आपका क्या है, एल्डर। ठीक है, आप सिर्फ इतना याद रखो, इतना वर्ड यूज आप याद रख लो, ठीक है, इनफ होगा आपके लिए। ठीक है, देखो याद रखना, प्रीफर आ गया, प्रीफरेबल आ गया, जूनियर आ गया, सीनियर आ गया, एल्डर आ गया। ठीक है, तो इनके साथ जो आपका, याद रखना कभी भी आप देन का यूज नहीं करेंगे, बल्कि इनके साथ जब भी आप यूज करेंगे तो पता है क्या यूज करोगे, टू का यूज करोगे। ठीक है, तब देखो यहाँ पे क्या है भाई, कह रहा डेथ इज, यहाँ पे प्रीफरेबल आया, प्रीफरेबल के बाद से देन आया, नहीं होगा, क्या होगा, टू होगा। यानी लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे डेथ इज प्रीफरेबल टू डिसऑनर। अब जाके ये सेंटेंस आपका क्या हो गया। ठीक है, तो देखो इजी बहुत है, लेकिन वही चीज है ना, आपको ये सारी चीजें थोड़ा सा एक बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक बार आप पढ़ लेंगे सारी चीजें इजी हो जाएगा। ठीक है, देखो सिंटैक्स ना पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही मिला के बनते हैं सारे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये देखना जरा, एक रहे कि द मैन
डिसएपियर्ड का मतलब होता है गायब हो जाना, भाग जाना, ठीक है। आफ्टर ही हैज कमिटेड अ मर्डर, यानी कहने का मतलब ये है कि जो आदमी वो भाग गया। देखो यहाँ पे समझो, आप समझो जरा, ये पास्ट में है, ठीक है। वो आपकी सेकेंड फॉर्म लगा, मतलब क्या है, पास्ट में है। तो जब ये पास्ट में तो कह रहा है कि द मैन डिसअपियर्ड, वो भाग गया था। आफ्टर ही हैज कमिटेड, एक मर्डर करने के बाद वो क्या हो गया था, भाग गया था। समझो, अब मैं आपको एक टेंस पढ़ाता हूँ जरा। अब देखो, टेंस में तुम पढ़े होगे, ठीक है, पता है कौन सा टेंस, यदि आप पढ़े हो तब। यदि आप चुका चुकी पढ़े हैं तब तो भाई फिर वही दिक्कत है। देखो, चुका चुकी पढ़ते हो ना जब भी टेंस में ता है ती है, तो ये लॉजिक सही नहीं है पढ़ने का, यही दिक्कत है हमारा, ठीक। देखो, आप एक टेंस होता है ना पास्ट परफेक्ट, ठीक है, याद रखना है इसको, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो अब देखो, ये पास्ट परफेक्ट में क्या होता है ना, पास्ट परफेक्ट की जो टेंस होता है तो तुम देखोगे ना, उसमें पास्ट में ही पता है कितना एक्शन होगा, तो एक्शन आपके कितने होंगे, 2, याद रखो। और जब भी आपके 2 एक्शन होते हैं कहीं भी, कोई भी आप एक सेंटेंस देखो, यहां से लेके यहां तक एक ही सेंटेंस है ना, लेकिन इसमें 2 एक्शन है, मैं अभी बताऊंगा कैसे, ठीक है। जब भी आपका कितना एक्शन हो, एक्शन 2 हो, ठीक है, याद रखना। जब भी आपका 2 एक्शन होगा तो जो सबसे पहले होगा, याद रखना, जो सबसे पहले होगा उसको आप रखेंगे किसमें, तो उसको रखेंगे आप पास्ट परफेक्ट में। जो सबसे पहले, मान लो 2 एक्शन यदि पास्ट में हुआ तो एक सबसे पहले होगा, ठीक है, तो जो सबसे पहले होगा उसको किस में बनाओगे, पास्ट परफेक्ट में, ठीक। और उसके बाद से समझो, उसके बाद जो एक्शन होगा ना, वो पता है किसमें बनता है, तो वो इसमें आपका बनेगा पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो जब भी पास्ट में समझ में आया कि जब भी पास्ट में आपका, ठीक है, तो यदि एक्शन होगा, ठीक, तो जो सबसे पहले होगा उसको आपको किसमें बनाना पड़ेगा, तो उसमें आप बनाएंगे आप उसको पास्ट परफेक्ट में। और उसके बाद से जो एक्शन होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट। एक बात बताओ मेरे भाई, इसमें 2 एक्शन हो रहा है, देखो, एक तो उसका भागने का और एक हो रहा है ना मर्डर करने का। देखो, तो तुम मुझे बताओ, वो पहले भाग गया कि पहले मर्डर किया, तो भाई पहले मर्डर करेगा तभी तो भागेगा। तो एक बात बताओ, तो अब देखो, तो सबसे पहले उसने काम किया मर्डर का, तो मर्डर का जो सबसे पहले काम किया तो कौन बनेगा, पास्ट परफेक्ट। मतलब क्या हो जाएगा, तो तुम कहोगे सर ऐसे होगा कि ही हैड कॉमिटेड अ मर्डर, ठीक है, कि उसने मर्डर किया और उसके बाद से क्या हुआ, वो भाग गया। तो ये कौन सा टेंस हो गया, ये आपका बन गया किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। देखो, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाओ, पास्ट इंडेफिनिट बन गया, और ये सबसे पहले काम हुआ तो हैड लगा के पास्ट परफेक्ट बन गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। देखो, टेंस से क्वेश्चन पूछ दिया है इसमें, और आप सोचेंगे अरे कहां से आ गया, ठीक है। तो याद रखना इसको, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये कह रहा है कि बीइंग अ रेनी डे, मतलब बारिश का मतलब दिन होने के कारण, ठीक है, बारिश था। कह रहा है कि वी डिड नॉट गो आउट, हम बाहर नहीं गए थे, ठीक है। देखो, बीइंग लगा ना यहाँ पे, ये आपका पता है कैसे बनता, आप इसको ऐसे बनाते हो, पार्टिसिपल है, ठीक है, आप बनाओगे ऐसे, इट बीइंग अ रेनी डे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है डे के लिए आप क्या लगाते हो, इट लगाते हो, होगा इट बीइंग अ रेनी डे। अब यहाँ पे क्या लगाओगे, अब आप लगाओगे वी, ठीक है, डिड नॉट गो आउट, बस। अब ये केवल आपको यहाँ पे क्या लगाना था, ईट लगा, यानी ऐसे होगा, इट बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट। आई होप ये आपको क्लियर है, ठीक है। और जरा नेक्स्ट पे आप बढ़ते हैं तो देखोगे यहाँ पे आ गए फिर से 9th और 10th वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। आप समझते जाओ बस आराम से, ठीक है। देखो, ये क्या कह रहा है कि प्लीज, ठीक है, नॉक ऑन द डोर, ठीक है, ये कहना चाहता है कि कृपया ना डोर पे ना खटखटाओ भाई, ऐसे खटखटाओ। कब, कैसे, तो कह रहा बिफोर यू एंटर द हाउस, यानी घर में आने से पहले भाई ना पहले दरवाजे पे खटखटा लो, उसके बाद ही आना। तो देखो, समझो, बहुत सारे वर्ड में आपको, जैसे नॉक है, ठीक है, तो याद रखो ये नॉक है। अच्छा, इसी में और भी वर्ड आ जाएंगे, मैं आपको लिखवा देता हूँ, शायद हो सकता है इससे क्वेश्चन बन जाए। सरप्राइज है, नॉक है, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक। तो कभी भी आप देखोगे कि नॉक आ गया, सरप्राइज आ गया, जब भी ऐसे वर्ड आएंगे तो इसके बाद आप जो प्रीपोजिशन लगाओगे वो क्या लगाओगे, एट लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे नॉक है तो भाई आन नहीं होगा, क्या होगा, नॉक एट द डोर, प्लीज नॉक एट द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस। लेकिन एक चीज है, अब समझो, मैं यहीं पे समझा देता, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, ठीक है। आप एक बार समझ लो, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सिंटैक्स में। देखो,
दो वर्ड होता है, ठीक है। एक होता है एनॉय, ठीक है, और एक होता है ना एंग्री, ठीक है। याद रखो इन दोनों के साथ जो प्रीपोजिशन आता है, ठीक है, तो वो दो आ सकता है, इसके साथ एट भी आ सकता है और इसके साथ क्या आएगा, विथ भी आएगा, ठीक है। यानी एनॉय का मतलब नाराज होना, एंग्री का भी मतलब भैया गुस्सा होना, ठीक है। तो इस इनके साथ हम एट भी यूज करते हैं, विथ भी यूज करते हैं। अब क्वेश्चन है कि कहां पे एट यूज करोगे, कहां पे विथ। देखो जब किसी से भी नाराज होगे, किसी यदि पर्सन से नाराज हो जाओगे, ठीक है, मतलब किसी इंसान से, तो क्या लगाओगे, विथ लगाओगे। लेकिन एट कहां लगाओगे, मान लो किसी इंसान के बिहेवियर यानी उसके बर्ताव से गुस्सा हो, या फिर उसके किसी एक्टिविटी से गुस्सा हो, तो क्या लगाओगे, एट लगाओगे। तुम कहोगे सर एक एग्जांपल दे दिए मजा आ जाएगा, ठीक है। देखो जैसे मैं ऐसे बोलूं कि आई, समझो आई एनॉयड, ठीक है, देखो सर आई एनॉयड डैश। अब मैं यहां पे क्या कर दिया, हिम कर दिया। दूसरा मैंने लिख दिया कि आई एनॉयड डैश, अब मैंने लिख दिया हिज, क्या मैंने लिख दिया यहाँ पे, बिहेवियर, ठीक है। अब देखो समझो, अब यहाँ पे देखो एनॉय के साथ तो दो दो प्रीपोजिशन आ सकता है, एट भी आ सकता है, विथ भी आ सकता है। जब गुस्सा होंगे इंसान से विथ लगाएंगे, किसी उसके काम से गुस्सा होंगे एट लगाएंगे। तो तुम बोल रहे आई एनॉयड हिम, मतलब मैं उससे गुस्सा हूं, किसी पर्सन से। क्या लगाओगे, तो तुम कहोगे सर किसी पर्सन से गुस्सा हो जाएंगे तो हम क्या लगा देंगे, विथ लगा देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आई एनॉयड हिज बिहेवियर, मतलब उसके बर्ताव पे गुस्सा हो, उसकी किसी एक्टिविटी पे गुस्सा हो, बिहेवियर पे गुस्सा हो, क्या लगाओगे, तो तुम कहोगे सर यहाँ पे हम लगा देंगे एट, ठीक है। तो याद रखना ये सब भी। तो नॉक आ गया, सरप्राइज आ गया, एनॉय है, एंग्री है, इनके साथ तो दोनों आ सकता है, लेकिन इनके साथ क्या आएगा, एट आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लीज नॉक एट द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस, ठीक है। आई होप आप समझ गए, ठीक है। और आशा करता हूं आप लोग सीखे भी होंगे नया, ठीक। और नया यदि आप सीखे तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो, उसके बाद से शेयर भी कर दो, ठीक है, ताकि और दोस्तों को पता चले। और आप वैसे भी 12th का एग्जाम का प्रिपरेशन आप चाहे तो मेरे चैनल से बहुत ही इजीली कर सकते हैं, मैं सारा करवाने वाला हूँ A to Z, ठीक है। तो याद रखना इसको। अब यहाँ पे आ जाओ, ये कह रहा है कि आई एम टू हैप्पी टू सी यू। देखो समझो, एक लॉजिक समझो, यहाँ पे क्या है, कहना ये चाहता है कि मैं बहुत खुश हूं तुमको देखकर, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं बता, देखो एक होता है ना भेरी, ठीक, बहुत, और एक होता है ना टू, इसका भी क्या मतलब होता है, बहुत। देखो ये जो टू यूज होता है ना, याद रखो ये पता है कौन से सेंस में यूज होता है, निगेटिव सेंस में। अब कहोगे सर निगेटिव सेंस का क्या मतलब, समझो मैं ऐसे बोलूं यदि कि आई एम टू, समझो आई एम टू पुअर टू, एक मिनट रुक जाओ, टू बाई अ कार। आप एग्जाम्पल समझो, इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि आई एम टू पुअर, मतलब मैं बहुत गरीब हूं, यानी मैं इतना ज्यादा गरीब हूं कि भाई मैं कार नहीं खरीद सकता। लो आप इसको ऐसे बोलो, समझो कि आई एम, ठीक है, आई एम टू, आई एम टू वीक, ठीक है, टू स्टैंड, हो गया, प्रॉपरली। आप समझो यानी आप ये कहना चाहते हो कि मैं इतना कमजोर हूं, इतना कमजोर हूं ना कि मैं सही से खड़ा भी नहीं हो सकता। तो आप क्या कर रहे हो, टू यहाँ पे निगेटिव सेंस में यूज हो रहा है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा कमजोर। लेकिन एक बात बताओ, क्या यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि आई एम टू हैप्पी टू सी यू, मतलब अब यहाँ पे निगेटिव सेंस में नहीं यूज हो रहा है, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है तुमको सर पॉजिटिव सेंटेंस में, क्योंकि मैं तुमको देख के बहुत खुश हूं, तो भाई मैं बहुत खुश हूं, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है, तो टू नहीं आएगा, पॉजिटिव सेंस में क्या आता है, वेरी आता है। तो यानी क्या हो जाएगा, आई एम वेरी हैप्पी टू सी, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं ये क्या है, ठीक है। ये देखो जरा, कह रहा है कि हिज हेयर्स आर ब्लैक। वाओ नाइस क्वेश्चन। देखो जरा, जरा देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हिज हेयर्स। मैं फिर से ना कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो क्योंकि ये हाँ से देखो, ये तो आप समझो ये गलत है, ठीक है, ये हेयर्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, हेयर। बट आप समझो ना, इसके अलावा भी समझो, जैसे आपके पास बहुत सारे वर्ड मिल जाते हैं, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो सबसे पहले यहाँ पे हेयर दिया तो मैं लिख देता हूँ हेयर, ठीक है।
इसके बाद से तुम देखोगे तो इसी में ना मिल जाता है आपको देखने को फर्नीचर। ठीक, इसके बाद से देखो ये सारे वर्ड जो है ना ये एग्जाम के आपके पार्ट बन सकते हैं। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूं, एकदम नोट करके रख लेना। ठीक है, हेयर, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक और वर्ड है जिसे आप बोलते हैं एडवाइस। ठीक है, याद रखना। और भी मैं लिखवा देता हूं जो आ सकता है एग्जाम में। ये और वर्ड है ना आपका सीनरी। ठीक है, और यहां पे तुम देखोगे ना तो एक वर्ड होता है मशीनरी। ठीक है, अरे मशीनरी नहीं समझते हो, जो मशीन मैकेनिकल से जुड़ा हुआ चीजें होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मशीनरी बोलते हैं। ठीक है, एक वर्ड और आपके फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है जिसको हम बोलते हैं ना पोएट्री। ठीक है, ईटीसी। अब इतना याद कर लो, इससे बाहर नहीं पूछेगा, मैं कह रहा हूं इतना एनफ है वर्ड। ठीक है, देखो कभी भी हेयर लिखा है, कभी भी फर्नीचर लिखा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन लिखा है, कहीं एडवाइस, सीनरी, मशीनरी और पोएट्री। याद रखना इसके लास्ट में कभी भी आप यस नहीं जोड़ सकते। जहां इसके लास्ट में यस जुड़ा हुआ है समझ लेना गलती वहीं पे है भाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हेयर है, हम इसके लास्ट में यस नहीं जोड़ सकते, लेकिन यहाँ पे यस जुड़ा हुआ तो इसको हटाएंगे, लिखेंगे हिज हेयर। अब आर नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इज करेंगे, हो जाएगा हिज हेयर इज ब्लैक। कैसे लिखोगे आप लिखोगे ऐसे, लिखोगे हिज। ठीक है, अरे भाई आ जाओ, हाँ हिज। ठीक है, हेयर इज ब्लैक। ठीक, ये देखो ये सही हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब जरा चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैथमेटिक इज अ टफ सब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है, कह रहा है कि जो मैथमेटिक होता है ना वो टफ सब्जेक्ट होता है, मतलब बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, ये कह रहा है। तो एक बात बताओ भाई, याद रखो ये मैथमेटिक नहीं होता। पहला नंबर तो ये होगा आपका मैथमेटिक्स होगा, इसी का बहुत सारा वर्ड, जैसे आप देखेंगे सब्जेक्ट है, आप देखेंगे तो इसी में आपका क्या मिल जाएगा, पॉलिटिक्स। तो इसको भी हम पॉलिटिक नहीं लिख सकते, हमेशा क्या लिखोगे, पॉलिटिक्स लिखोगे। एक और वर्ड है इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसको भी आप हमेशा क्या लिखोगे, इकोनॉमिक्स लिखोगे। और समझो, और इसका आप देखोगे ना तो इसको भी हमेशा हम क्या लिखेंगे, फिजिक्स लिखेंगे। ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे, जब ये मैथमेटिक्स लिखेंगे, पॉलिटिक्स लिखेंगे, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, ये सब सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट कैसा सब्जेक्ट है, तो कहोगे सर सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो भाई मैथमेटिक्स नहीं होगा ना, मैथमेटिक्स होगा, इज। अब क्या हो जाएगा, अ टफ सब्जेक्ट, यानी लिखेंगे आप मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। ये तो बहुत इजी था। ठीक है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि आपने पढ़ा है। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा कि देखो कभी भी नहीं भी पढ़े तो आप जान लें कि कभी भी जो डायरेक्शन दिया हुआ है, डायरेक्शन का मतलब वही ईस्ट, ठीक है, वेस्ट हो गया, नॉर्थ, साउथ, ये मान लो ये क्या है आपके, कोई भी डायरेक्शन हो सकता। जब भी डायरेक्शन आएगा ना तो याद रखना कभी भी आप क्या करेंगे, डायरेक्शन के पहले द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये जानते हैं, लेकिन आप समझो, लेकिन कभी भी डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और इस डायरेक्शन से पहले ना कोई प्रीपोजिशन आ जाए। अब प्रीपोजिशन का मतलब कुछ भी, जैसे टू आ गया, ठीक है, फ्रॉम आ गया, इन आ गया, ठीक है, ये सब आपके क्या है, प्रीपोजिशन है। तो जब भी किसी डायरेक्शन से पहले कोई प्रीपोजिशन आ गया तो उसके पहले आपको द यूज करना पड़ेगा। यानी देखो सन राइजेस, अब यहाँ पे इन लग के देखो ईस्ट लगा है तो ये डायरेक्शन है, नो प्रीपोजिशन, लेकिन इन आ गया, इसके वजह से आपको क्या यूज करना पड़ेगा, द यूज करना पड़ेगा। लिखेंगे सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया, याद रखना। लेकिन सुनो, जनरली हम डायरेक्शन से पहले क्या करेंगे, ठीक है, यूज नहीं करेंगे। क्या नहीं यूज करेंगे, कभी भी हम द का यूज नहीं करेंगे, लेकिन जब प्रीपोजिशन आ गया तो हम द का यूज कर देंगे। ठीक है, ठीक, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है कि ही गिव मी आर्म्स। अच्छा, इसको आर्म ही पढ़ते हैं, एल इसमें साइलेंट होता है। ठीक है, टू द बेगर। मैं जरा आपको ये देख लेना जरा, जैसे मैंने आपको अभी मैं बताया था ना, जैसे पेयर वाला और कई सारी चीजें, मतलब स्पेक्टेकल्स बताया था आपको, सीजर्स बताया था, टंग्स बताया था, ये सारे वर्ड मैंने अभी पीछे आपको बताया। तो याद रखो, देखो ये आपका एक नाउन होता है, जो इसको हम बोलते हैं आर्म्स, और इसका मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब होता है भीख। और हाँ, एक चीज मैं देखो क्लियर कर देता हूं, ये होता क्या है, तो ये नाउन होता है, याद रखना,
लेकिन कैसा नाउन होता है, तो ये नाउन हमेशा याद रखना प्लूरल होता है। मतलब इससे देखो यहाँ पे आम जो ये गलत है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको आर्म्स, इसमें क्या लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा, यानी ही गेव मी सॉरी हाँ ही गेव मी आर्म्स टू द बेगर, नहीं गलत है, ये देखो मी नहीं होगा यहाँ पे, ये मिसपेल्ड हुआ है लग रहा है टाइपिंग करते में, नहीं होगा ही गेव आर्म्स टू द बेगर, यानी भिखारी को उसने क्या दिया, भीख दिया। ठीक है, तो इसका जब सही बनाओगे तो क्या हो जाएगा, इसका सही बनाओगे तो ऐसे होगा ही गेव, अब क्या हो जाएगा आर्म्स, हो गया, बाकी उतार लो। लेकिन आपको एक चीज समझना है कि जो ये आर्म्स होता है ये पता है क्या, तो नाउन होता है, इसका मतलब होता है भीख, और हमेशा क्या होता है प्लूरल। आपसे क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछ सकता है, मान लो ऐसे पूछ दिया आर्म्स, यहाँ पे लगा लिया इज मान लो किसी ने बोल दिया बून, बून का मतलब होता है बरदान, कह रहा है कि आर्म्स इज अ बून, कि जो भीख होता है वो बरदान होता है। ठीक है, तो मान लो भाई आर्म्स आपके क्या है, तो ये कहोगे सर ये तो है प्लूरल नाउन। ठीक है, तो प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल क्या हो जाएगा आर। तो याद रखना ये ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, तो आर्म्स जो होता है वो भीख होता है, लेकिन याद रखना हमेशा क्या होता है प्लूरल होता है। ठीक, और इसको आर्म नहीं लिख सकते, हमेशा हम आर्म्स लिखेंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हम बढ़ गए हैं आपके 15th नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, काइंड मैन विल पीटी पुअर। ठीक है, देखो भाई एक चीज है मैं बताऊं, इसको दो तरीके से सही कर सकते हो आप। ठीक है, मैं लेकिन बता रहा हूं कैसे सही करना है। ये एक्चुअल में इसका जो आपका बनेगा ना, कुछ ऐसे बनेगा कि काइंड मैन विल नहीं होगा, यहां पे हो जाएगा हैव। ठीक है, अब क्या होगा पीटी फार, क्या हो जाएगा पुअर। ये लो एकदम करेक्ट मैं बता रहा हूं। क्यों, देखो कहोगे सर ऐसे क्यों, देखो समझो, देखो पीटी का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर ना दया दिखाना। ठीक है, समझ रहे हो ना, दया दिखाना। और यहाँ पे इसने क्या लिखा है, इसने यहाँ पे लिख दिया पहले काइंड मैन। तो काइंड मैन का क्या मतलब है, काइंड मैन का मतलब दयालु। तो भैया जो दयालु है, अब ये दयालु आदमी जो रहता है वो हमेशा दया तो दिखाता ही ना, उसके अंदर तो वो दया वाला क्वालिटी रहता ही रहता है। ठीक है, तो भैया पीटी जो आपने यूज किया, तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जो काइंड मैन होते हैं ना वो तो दया दिखाते ही दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइंड मैन हैव पीटी फॉर पुअर, कि उनके अंदर ना मतलब जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए दया होता ही होता है, आप ये कहना चाहते हो। ठीक है, तो याद रखना कि काइंड मैन के पास हमेशा दया होता है, वो दिखाते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें तो आप ऐसे इसको बना लोगे। अच्छा ये देखो, ये कह रहा है आई वेंट आउट फॉर वॉक, इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको सही करने का। देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया था क्या, तो तुम कहोगे सर अभी मैंने आपको बताया था कि भाई मेरे जब भी प्रीपोजिशन आएगा तो इसके बाद से मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, आईएनजी फॉर्म। एक बात बताओ, फॉर प्रीपोजिशन, यानी इसका मतलब ये हो गया कि आईएनजी आना चाहिए, यानी कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए कि आई वेंट टू, हो गया, सॉरी 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 आई वेंट टू नहीं है, आई वेंट आउट है। ठीक है, उसके बाद से क्या फार फार वॉक, तो यहाँ पे देखो इसको आईएनजी में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, वॉकिंग हो जाएगा। ठीक है, ये देखो इस तरह से। हाँ एक तरीके से और इसको सही कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे कि आई वेंट आउट फॉर अ वॉक। अब ये जो आपका अवाक है ना, ये पूरा का पूरा ये नाउन बन गया वाक। ठीक है, तो आप ऐसे भी सही कर सकते हो, ऐसे भी सही कर सकते हो, एज यू विश, कैसे आप सही करना चाहते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। जरा नेक्स्ट आपके देखते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आ जाओ। हाँ, दिस इज अ ब्लंडर मिस्टेक, वाओ नाइस। अब एक बात बताओ मुझे, ठीक है, ये कह रहा है कि दिस इज अ ब्लंडर। पहले आप ब्लंडर का मीनिंग जानो, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जो ब्लंडर का मतलब होता है ना भारी गलती। देखो ब्लंडर का मतलब भारी नहीं होता, ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ा गलती, बहुत ही बड़ा मिस्टेक आप करते रहो। तो एक बात बताओ मुझे कि जब आपने लिख दिया कि दिस इज अ ब्लंडर मिस्टेक, तो ब्लंडर का मतलब होता है ये बहुत बड़ा गलती, तो मिस्टेक लिखने की क्या जरूरत है। आप बस इसको ऐसे लिखो ना कि दिस इज, ऐसे लिखो भाई कि दिस इज अ ब्लंडर। इसका मतलब हो गया ना कि ये बहुत बड़ी गलती है, हो गया। गलती दो दो बार थोड़ी लिखेंगे, खत्म। ये सुपरफ्लुअस है, इसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस, जो एक्स्ट्रा वर्ड होता है। ठीक है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है आपको, आप लिखेंगे दिस इज अ ब्लंडर। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। ये जरा देख लो आप,
18 क्या कह रहा कि इफ ही विल आस्क मी तो आई विल हेल्प हिम। देखो इफ लगा, ठीक है, अब समझो फिर से वही चीज है, यहाँ पे इफ लगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे विल लगा हो, लेकिन यहाँ पे दूसरे क्लॉज में देखो कि यहाँ पे आई के साथ क्या लगा है, विल लगा है। तो एक बात बताओ मुझे, जब आई के सेकेंड वाले में मैंने आपको बताया था ना, सुनो, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, सही है जी, अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ही बात है, ठीक है, प्लस का अब यहाँ पे जो दूसरा क्लॉज होता है सब्जेक्ट, और इसमें क्या लगता है, तो तुम कहोगे सर विल लगता है, या तो क्या लिखेगा सेल। तो एक बात बताओ, सब्जेक्ट है इसके साथ विल लगा है, करेक्ट है, लेकिन इसके पहले वाला जो सेंटेंस होगा वो सिंपल इंडेफिनिट बनेगा ना। तो भैया जब ये सिंपल प्रेजेंट बनेगा तो यहाँ से विल हटेगा और इसमें आस्क लगाएंगे, क्या हो जाएगा, इफ ही आस्क मी तो आई विल हेल्प हिम। ये भी अभी देखो पीछे का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इस बस केवल थोड़ा सा क्वेश्चन बदल गया, बाकी सब सेम सेम है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। ये आ जाओ, ठीक है, ये बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा आप देख लो इसको एक बार, ठीक है। देखो कह रहा ही एम्स, देखो एम्स एट, पहले आप ये समझो क्या होता है इसका मीनिंग, ठीक है। देखो एम्स एट का मतलब होता है कोई चीज क्या करना, प्लान करना, प्लान टू, ठीक है। तो इसका मतलब ही एम्स एट, यानी वो क्या करता है, प्लान करता है, क्या, स्टैंड फर्स्ट दिस ईयर, इस साल क्या आने का, फर्स्ट आने का। तो एक बात बताओ मुझे, ये एट लगा प्रीपोजिशन, यहाँ पे टू का क्या है, कोई काम ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे टू का कोई काम ही नहीं है भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ही एम्स एट, एट प्रीपोजिशन है, स्टैंड आ गया, तो कहोगे सर प्रीपोजिशन के बाद से आईएनजी आता है, तो क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग। मैंने अभी बताया आपको, ही एम्स एट स्टैंडिंग, अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो गया। अब कहोगे सर दिस ईयर, लो आराम से हो गया, खत्म कहानी, यहीं तक था भाई, और कुछ है ही नहीं इसमें। तो ही एम्स एट स्टैंडिंग फर्स्ट दिस ईयर, ठीक है। ये देखो ही इज टू वीक आ गया, दैट ही कैन नॉट वॉक। देखो मैं एक पेयर बताता हूं जिससे तुमको बड़ा हेल्प मिलेगा, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। देखो समझो, याद रखना मेरे भाई कि ये जो टू होता है ना, टू, तो टू के साथ जो पेयर बनता है वो पता है किसका बनता है, टू का। मतलब यहाँ पे टू लगाओगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखोगे ना एक और होता है इसमें सो, तो सो डैश डैश, इसके साथ जो पेयर बनता है वो किसका बनता है, दैट का। तो एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे लिखा ही इज टू वीक, ठीक है, दैट, तो यहाँ पे देखो दैट आ गया, ठीक है, समझो दैट आया ना, कहोगे हाँ सर दैट आया, लेकिन एक चीज और मैं बताता हूँ, देखो टू आ गया, यहाँ पे ये जो टू आएगा ना, इसके तुरंत बाद पता है क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और जब ये दैट वाला है, इसके बाद पता है क्या आता है, तुरंत उसके बाद पता है क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो देखो यहाँ पे दैट आ गया और दैट के तुरंत बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। तो भाई इसको क्या करोगे आप, इसको क्या करना पड़ेगा भैया, कहोगे सर दैट लगा इधर, तो इसका पेयर क्या होता है, सो, तो हटा के क्या कर लोगे, सो, यानी लिखेंगे ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, खत्म, बन गया। ये देख लो एकदम आराम से बन गया। यही तो, ये पेयर याद रखना, आगे भी काम आएगा, ठीक है। टू के साथ क्या आएगा, टू, इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सो के साथ क्या आएगा, दैट, इसके साथ क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज यार भाई शेयर तो कर दो एक बार वीडियो को, ठीक है। और हाँ, कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना, एक्सप्लेनेशन पसंद आया फिर ना पसंद आया, ठीक है, दोनों चीज बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कर दो, बट एक रीजन बता देना क्यों डिसलाइक की हो, ठीक है। और अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेशन यदि आपको अच्छा मिला हो तो वीडियो को शेयर कर दो भाई, थोड़ा और दोस्त भी तुम्हारे पढ़ लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट, इसका पार्ट में लेके आऊंगा, क्योंकि देखो एक वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, इसके वजह से मैंने एक पार्ट रखा, इसका मैं लेके आऊंगा पार्ट 2, ठीक है। मे बी आपका कल या परसों में आ जाए, ठीक है। तो पार्ट 2 में लेके आऊंगा, जो लास्ट होगा इसका। अभी आप 20 क्वेश्चन कम से कम आपके और मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर में जितने भी आए हुए हैं, तो कुल मिला के मैं आपको करवा दूंगा 40 क्वेश्चन, ठीक है। और इतना आप कर लोगे तो आपके एग्जाम में सिंटैक्स का क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं ना, ये कभी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।